Okay, so let's just begin with second law of thermodynamics. ओके, तो फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन क्या था बताओ एक बार. व्हाट वाज द लिमिटेशन इन द फर्स्ट लॉ? तो यही कि वो मतलब ये नहीं, आई मीन कंप्लीट कन्वर्शन नहीं कर पाता हीट को वर्क में. हीट का कंप्लीट कन्वर्जन किस चीज में नहीं होता है? वर्क में. हाँ, तो मतलब इस चीज को, मतलब फर्स्ट लॉ इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि हीट का कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वर्क, हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में पॉसिबल है कि नहीं. फर्स्ट लॉ इसके बारे में कुछ नहीं बताता है. सेकंड चीज और क्या था? तो और एक था कि ये नहीं, मतलब कुछ रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं ये नहीं बता पाता. यस, प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है. यस. ओके, तो इन प्रॉब्लम्स को कौन रिजॉल्व करेगा? दीज प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो स्टेटमेंट हैं. तो हम लोग पहले उन स्टेटमेंट को लिख लेते हैं. राइट डाउन द फर्स्ट स्टेटमेंट, and that is complete conversion of heat into work is not possible. Complete conversion of heat into work is not possible. Complete conversion of heat into work is not possible. Correct? And another statement of second law is, next statement is, heat cannot flow from cold body to hot body. Heat cannot flow from cold body to hot body without doing external work. Without doing external work. Clear? Yes sir. Okay. These were two statements. Now, on the basis of spontaneity, there are two kinds of reaction or two kinds of process we can say. One is spontaneous process. What is the spontaneous process? ऐसी प्रोसेस जो सर अपने आप. आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है. What is the spontaneous process? ऐसी प्रोसेस जो कि अपने आप से हो जाती है. It does not require any external force, or we can say external agent. The process which can take place by itself is called spontaneous process. Process which can take place by itself is called spontaneous process. इसमें एग्जांपल लिख लेना. फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. फ्लो ऑफ हीट टू हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. And next one is non-spontaneous process. Non-spontaneous process. Okay, so what is the non-spontaneous process? ऐसी प्रोसेस जो अपने आप से नहीं हो सकती है,
उस प्रोसेस को कैरी आउट कराने के लिए मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। नॉट द पॉइंट। सो राइट डाउन a process which cannot take place by itself, the process which cannot take place by itself and require external work to occur, and require external work to occur. इसमें एग्जांपल है ना, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी. Okay. So next we will discuss about another term that is known as entropy. एंट्रोपी, इसको हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या होता है? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम. कोई सिस्टम कितना ज़्यादा रैंडम है उसका मेजर होता है ये. ज़्यादा रैंडम सिस्टम होगा हम लोग बोल देंगे उसका एंट्रोपी ज़्यादा है. कम रैंडम सिस्टम, रैंडमनेस समझते ना, रैंडमनेस जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, रैंडमनेस तो बहुत कॉमन टर्म है ना. जैसे जैसे आई एम टेकिंग द एग्जांपल, आई एम टेकिंग द टू केसेस. सपोज देयर इज अ क्लासरूम and teacher is inside the classroom. This is the first case, and second case is teacher is not in the classroom. So out of these two conditions, in which case the randomness of the class will be more? जब टीचर इनसाइड है, ओ माय गॉड, तब टीचर इनसाइड होगा तो बच्चे शांत रहेंगे ना. जनरली जब बाहर हो तो क्या करते हैं लोग, एरोप्लेन बना के फेंकते हैं, चौक फेंकते हैं ना, एक सीट से दूसरी सीट पे जंप करते हैं. ठीक है. तो रैंडमनेस का मतलब होता है वी कैन से chaotic कंडीशन, more chaos is there. more energetic. Yes, in that sense you can. जैसे लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ गैस एंड लिक्विड एंड सॉलिड. तो गैसियस स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी मच फ्री टू मूव, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. लिक्विड स्टेज में क्या थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, और सॉलिड स्टेज में पूरा पूरा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, तो मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते. सॉलिड स्टेज में रैंडमनेस सबसे कम है, लिक्विड स्टेज में रैंडमनेस उससे ज़्यादा है, एंड गैसियस स्टेज में रैंडमनेस सबसे ज़्यादा. तो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ randomness of the system. More random is the system, more will be the entropy. Less random is the system, less is the entropy. Randomness means simply the, we can say randomness is a synonym of chaos. More chaos, more randomness, more entropy. Correct? So write down, entropy is a measure of randomness of a system. Entropy is a measure of randomness of a system. More is the randomness, more will be the entropy. More is the randomness, more will be the entropy. Clear? Let's just take few example. For example, I am taking entropy of X solid. X is any element, or we can say X is any substance. X solid means the solid state of that substance. Entropy of X liquid means a liquid state of substance, and entropy of X gas means gaseous state of the substance. तो इन तीनों में एंट्रोपी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होगा गैस का, फिर लिक्विड का, सबसे कम होगा सॉलिड का. अगला एग्जांपल लेते हैं लेजस से. ना हम लोग सब लेजस से सॉलिड में ही बात करता हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड की और एमॉर्फस सॉलिड की. क्रिस्टलाइन सॉलिड and entropy of amorphous solid.
तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से आई एम चेकिंग द एंट्रोपी ऑफ कार्बन सॉलिड डायमंड एंड एंट्रोपी ऑफ कार्बन सॉलिड जैसे ग्रेफाइट। तो इसमें ऑब्वियसली ग्रेफाइट का एंट्रोपी ज़्यादा होगा बिकॉज कार्बन में एटम्स मोर रिजिडली हेल्ड होते हैं और दे आर मोर स्ट्रांगली हेल्ड फ्रॉम ईच अदर। Yes, sir. चलो, नाउ लेट अस सी एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, सॉलिड से गैस में। लेट अस से एक्स सॉलिड से एक्स लिक्विड बन रहा है, तो सिंस लिक्विड का एंट्रोपी सॉलिड की एंट्रोपी से ज़्यादा होगा तो इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा कि नहीं। सिमिलरली जैसे एक्स लिक्विड से एक्स गैस बन रहा है तो गैस का एंट्रोपी लिक्विड का एंट्रोपी से ज़्यादा होता है तो इस प्रोसेस का एंट्रोपी भी पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली लेचस से एक्स सॉलिड से एक्स गैस बन रहा है तो यहाँ पर भी गैस का एंट्रोपी सॉलिड के एंट्रोपी से ज़्यादा है तो डेल्टा एस इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। हाँ सर। नेक्स्ट लेचस से एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो लेचस से किसी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा एन जी का मतलब क्या है, डेल्टा एन जी टर्म को हम लोग कई बार पीछे यूज कर चुके हैं। डेल्टा एन जी मीन्स चेंज इन द मोल्स ऑफ गैस, गैसियस सब्सटेंस के मोल्स में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं डेल्टा एन जी। और वी कैन से इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous रिएक्टेंट। यदि डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, इसका कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट साइड में गैस के मोल्स ज़्यादा हैं रिएक्टेंट साइड से। तो इन तो जनरली क्या होता है, जनरली डेल्टा आर एस पॉजिटिव होता है बिकॉज मुझे पता है गैस का एंट्रोपी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज कर रहे हैं तो एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी। ये बात समझ आ रही कि नहीं। हाँ यदि और कुछ डेटा नहीं दिया है तो हम लोग इस बेसिस पे केमिकल रिएक्शन में बोल सकते हैं। बट जनरली सॉलिड और लिक्विड का एंट्रोपी गैस की कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए यदि गैस प्रेजेंट है तो सॉलिड और लिक्विड को हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं। गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो हम लोग इन जनरल बोल सकते हैं कि एंट्रोपी इन द केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीजिंग। एंड यदि गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो हम लोग इन जनरल बोल सकते हैं कि एंट्रोपी केमिकल रिएक्शन में घटेगी। बिकॉज when the gas is present, the entropy change due to the solid and liquid becomes negligible. So डेल्टा आर जी यदि डेल्टा एन जी नेगेटिव है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज कर रहे हैं तो डेल्टा आर एस ऑफ रिएक्शन बिकम्स नेगेटिव। सिमिलरली डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, देयर इज नो चेंज इन द मोल्स ऑफ गैस, so we can say no significant change in the entropy, although there may be little bit because there are other factors also, but no significant change। बहुत ज़्यादा एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा। ओके, यस सर। पॉइंट क्लियर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लिया। यस सर कर लिया। नाउ वन मोर थंब रूल इज देयर,
मोर इज द एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मैं लेता हूँ SO3 और SO2 और इनकी एंट्रोपी कंपेयर करता हूँ, तो देखो इन दोनों ही सब्सटेंसेस में सेम एलिमेंट हैं। यहाँ पे भी सल्फर ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी सल्फर ऑक्सीजन है। इसका एटॉमिसिटी कितना है? एटॉमिसिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। तो इसके मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 4 एटम हैं, तो इसका एटॉमिसिटी 4 हो गया। और इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 3 एटम हैं, तो इसका एटॉमिसिटी 3 हो गया। So if the kind of, or we can say the type of atoms are same in two species, then more is the atomicity, more will be the entropy. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं SO3 और SO2 दोनों में ही टाइप्स ऑफ एटम सेम है, दोनों में ही सल्फर और ऑक्सीजन ही है। तो जिसका एटॉमिसिटी ज़्यादा होगा उसका एंट्रोपी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे SO3 का एंट्रोपी SO2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट लिख लीजिए यहाँ पे, more is the atomicity of a molecule, more is the atomicity of molecule, more will be the entropy, more will be the entropy, but this comparison is valid, but this comparison is valid if and only if and only if all the molecules have same type of atoms. This comparison is valid if and only if all the molecules have same types of atoms. तो एक एग्जांपल ऑलरेडी मैं ले ही चुका हूँ, और एग्जांपल देखते हैं रजत से। N2O5 गैस है, N2O4 गैस है, N2O3 गैस है, NO2 गैस है, NO गैस है। देख सकते हैं आप, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एटॉमिसिटी डिक्रीज कर रही है, तो एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगी। एंड माइंड इट, सबका फिजिकल स्टेट सेम होना चाहिए। सपोज एक गैस है एक सॉलिड है, तब कोई कंपैरिजन नहीं होगा, तब तो ऑब्वियसली सॉलिड उसका गैस वाले का एंट्रोपी सॉलिड वाले से ज़्यादा हो जाएगा, एटॉमिसिटी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। करेक्ट? यस सर। जैसे एंट्रोपी ऑफ CO2 गैस एंड CO गैस, यहाँ पे CO2 गैस का ज़्यादा हो जाएगा। मैं जैसे H2O2 लिक्विड ले लेता हूँ, H2O2 लिक्विड एंड H2O लिक्विड। सिंस यहाँ पे दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। H2O2 लिक्विड का H2O से ज़्यादा हो जाएगा। ये बातें समझ आती हैं आपको कि नहीं? हाँ सर, अच्छे से आती है। सब ठीक है। यस। हम्म, हेलो। यस यस, 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी। Now we will see Clausius inequalities. Clausius inequalities. Before that, let us see the definition of entropy. Mathematical expression for entropy.
तो एंट्रोपी का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है दैट इज नथिंग बट ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाई t। ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल, माइंड यहाँ पे dq रिवर्सिबल है, ध्यान रखिए। अब मुझे इसको लार्ज स्केल में निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे dq रिवर्सिबल बाई t। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, entropy is also a state function. Entropy is a state function and it is also a extensive property. ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। बस मैं मोलर एंट्रोपी ले लेता हूँ तो इंटेंसिव बन जाएगा। मोलर एंट्रोपी मीन्स एंट्रोपी फॉर वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज इंटेंसिव। ओके, तो ये आपका डेफिनेशन होता है एंट्रोपी का। नाउ लेट्स नेक्स्ट लेट अस से क्लासियस इनइक्वालिटीज। क्लासियस इनइक्वालिटीज, okay, so what are the classes inequalities? So they are very important, classes inequalities. So it tells that for cyclic process यदि प्रोसेस साइक्लिक है तो इंटीग्रल ऑफ dq by t, एंड साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग ऐसे यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल बना देते हैं। सर्कल का मतलब होता है इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज पाथ। ठीक है। फॉर साइक्लिक प्रोसेस dq by t की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dq by t की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होता है। दिस इज इक्वल टू 0 इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल and it is less than 0 if process is irreversible. And for non-cyclic process, integration of dq by t is less than or equal to ds होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dq by t is less than or equal to ds. It is equal to ds the process is reversible and less than ds if process is irreversible. यहाँ से आप देख सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या आ रहा है, dq by t इज इक्वल टू ds। यही मैंने अभी लिखा था कर। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो अभी मैंने यही लिखा था डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी का। तो एंट्रोपी का डेफिनेशन यहीं से निकल के आता है। करेक्ट। प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो उसके लिए एंट्रोपी dq by t से ज्यादा हो जाता है। करेक्ट। ठीक है, ओके कर लीजिए। डन। ओके, next let us see if system isolated for isolated system.
For isolated system, ds system is greater than or equal to 0. ग्रेटर देन 0 होता है जब प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल होता है, एंड इट इज इक्वल टू 0 if process is रिवर्सिबल. आइसोलेटेड प्रोसेस के लिए ds इज इक्वल टू 0 होता है, प्रोसेस रिवर्सिबल है. एंड फॉर यूनिवर्स, जब पूरे यूनिवर्स के लिए डिफाइन करना है तो पूरे यूनिवर्स में आपका सिस्टम और सराउंडिंग दो ही चीज आएंगी. तो ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग is greater than or equal to 0. It is greater than 0 if process is irreversible, and it is equal to 0 if process is reversible. So these classes inequalities are very important. ये पता होनी चाहिए. Now you can see these two cases are same. हम लोग यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं कि नहीं? यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम ही तो है. got the point? उस यूनिवर्स में दो पार्ट हो गए, एक डीएस सिस्टम एक डीएस सराउंडिंग. तो ऊपर वाला और ये सेम ही चीज है ना. क्लासेस इनइक्वालिटीज को याद रख लेना, इनका क्योंकि यूज होता है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना. बात समझ आई डियर? हाँ सर. चलो, नाउ व्हाट वी विल डू द एंट्रोपी कैलकुलेशंस. यहाँ से आप एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं, यदि इफ ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग if it is less than 0, then process will be non-spontaneous. Correct? Process is non-spontaneous. तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी. तो इसलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. करेक्ट? ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ हाँ. ठीक है. नाउ लेट अस डू द एंट्रोपी कैलकुलेशंस फॉर वेरियस प्रोसेस एंड ओके. ये कॉपी कर लिया? यस सर. ओके. नाउ लेट अस सी कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज. कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज. I will do in Java. C++ I don't know so much HTML. ओके. हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा, ds इज इक्वल टू क्या होता है? dq रिवर्सिबल बाय t होता है. करेक्ट? अब dq का वैल्यू क्या होता है? देखो, dq इज नथिंग बट mc dt होता है कि नहीं? यहाँ पे c क्या है? हीट कैपेसिटी, और वी कैन से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये बात समझ आई कि नहीं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो mc dt, और डायरेक्टली वी कैन सी c dt. यदि c dt हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? देन दिस विल बिकम हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है? Specific heat capacity is per unit mass and heat capacity is for whole object, or we can say for whole system. So getting my point?
यहाँ पे C इज इक्वल टू नथिंग बट MC, ये सब चीजें हम लोग बिगनिंग में डिस्कस किए थे ना। हाँ ठीक है, तो हम लोग अभी रख सकते हैं DS इज इक्वल टू नथिंग बट MC और वी कैन से C dt upon T and it becomes CP dt at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर होता है तो हम लोग हीट कैपेसिटी को सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। एंड इसको हम लोग सीवीडीटी बोल सकते हैं यदि कांस्टेंट वॉल्यूम हो, कांस्टेंट वॉल्यूम है, करेक्ट। ओके, हाँ सर। and this can also be written as ds is equal to n cpm dt। यहाँ पे cpm क्या बन गया, दिस इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यदि हम मोलर हीट कैपेसिटी लेते हैं तो मुझे नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सिमिलरली आई कैन आल्सो राइट ds is equal to n cvm dt। तो दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है ना। गजूंगा पॉइंट, यस सर। ठीक है। नाउ इफ CPM and CVM are temperature independent, CPM CVM की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है यदि, तो हम DS को लिख सकते हैं कैसे, DS इज इक्वल टू NCPM dt बाई T। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं एक बार, DS से डेल्टा S बन गया, एंड सिंस CPM टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है NCPM इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, एंड dt बाई T का इंटीग्रेशन ln T हो जाएगा, तो दिस विल बिकम ln लेट अस से T1 टू T2 ln T2 बाई T1, करेक्ट। एंड सिमिलरली इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ ds T1 टू T2 एंड CVM dt अपॉन T। CVM टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है एंड CVM इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई T ln T, लिमिट डाल देंगे तो ln T2 बाई T1 बन जाएगा, एंड ds विल बिकम डेल्टा S। तो इस तरीके से अकॉर्डिंगली हम लोग जो भी क्वेश्चन दिया होगा अकॉर्डिंगली हम लोग जो भी फार्मूला सूट करेगा उसको यूज कर लेंगे ना। तो इन फार्मूला को याद नहीं रखना है आपको, कि जस्ट कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चंस में, उसके लिए मैं आपको करके दिखाया हूँ ना। यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस फार्मूलेज। ये बात समझ आ गई? हाँ हाँ सर। चलो यदि समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर सी। सर यस प्लीज टेल। जो फॉर्मूला में मतलब डिफरेंस क्या है, एक में कांस्टेंट प्रेशर है, दूसरे में कांस्टेंट वॉल्यूम है। वो आपको जो भी कंडीशन दी हो अकॉर्डिंगली यूज कर लेना। मैं अलग अलग चीजें लिख के दिखा दिया हूँ बस आपको ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको लेक्चर से कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन दे रखी है तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला यूज करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन दे रखा है तो कांस्टेंट प्रेशर यूज करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, राइट। अच्छा हाँ सर। चलो नाउ नेक्स्ट लेक्चर से एंट्रोपी चेंज फॉर द स्पेसिफिक प्रोसेसेस, लेक्चर से रिवर्सिबल फेज चेंज, at constant temperature and pressure। At constant temperature and pressure।
ठीक है, मुझे पता है जो फेज चेंज का प्रोसेस होता है टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है और प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है, करेक्ट। जैसे जब हाँ वाटर सर। बॉयल करना स्टार्ट कर देता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ना, प्रेशर तो कांस्टेंट होते हैं। ओके, हाँ तो हमारा एंट्रोपी का फार्मूला क्या है, ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाई t। सिंस कांस्टेंट प्रेशर पे है तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग dq रिवर्सिबल को dqp लिख सकते हैं, करेक्ट। हुआ तो हाँ पॉइंट। सर। एंड मुझे पता है हम लोगों ने देखा है dqp इज इक्वल टू क्या होता है, dh होता है कि नहीं, ये हमने देख रखा है पहले। हाँ हाँ। तो यहाँ से हम लोग ds को dh बाई t लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो ds का इंटीग्रेशन डेल्टा एच हो जाता है। एंड सिंस यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहते हैं एंड टेम्परेचर को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, तो ये बन गया डेल्टा एच बाई टी, करेक्ट। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। ये समझ आया कि नहीं अच्छे से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं ना। क्लियर। हेलो, इंटीग्रेट। क्लियर ना। यस सर। हाँ ओके, नाउ लेट अस से x सॉलिड से x लिक्विड बन रहा है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। तो यहाँ पे जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन माइनस टी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, करेक्ट। ये बात समझ आई कि नहीं। नेक्स्ट वी कैन सी से एक्स लिक्विड से एक्स गैस बन रहा है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट। टेम्परेचर। हाँ ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत सिंपल है लेकिन इन पे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो लेटर से एक्स सॉलिड से एक्स गैस बन रहा है, इस प्रोसेस इन नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, यहाँ पे डेल्टा एच सब्लिमेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी सब्लिमेशन टेम्परेचर, एच टी मीन सब्लिमेशन टेम्परेचर। सब्लिमेशन टेम्परेचर, राइट। क्लियर। अच्छा सर, सब्लिमेशन टेम्परेचर। अच्छा गिवन होगा ना क्वेश्चन में। वो आपको दिया होगा, सब्लिमेशन टेम्परेचर गिवन है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो बहुत कॉमन है, जैसे वाटर का आ गया था, फिर नहीं भी दिया हो सकता है। हाँ ठीक। हाँ वो कर लेंगे। हाँ, तो जो कॉमन होंगे, जो भी अनकॉमन चीजें आएंगी वहाँ पे डेटा दिया रहता है, उसके लिए परेशान मत हो, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। लेटेस्ट से कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट से कन्वर्जन हो रहा है कार्बन सॉलिड डायमंड में, ये पर्टिकुलर कन्वर्जन हो रहा है, लेटेस्ट से ये भी कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे हो रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेल्टा एस ट्रांजिशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, इक्वल टू डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन टी ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर का होगा दिस विल बी ट्रांजिशन टेम्परेचर, करेक्ट, जिस टेम्परेचर पे ट्रांजिशन का प्रोसेस कैरी आउट किया जा रहा है, करेक्ट। हाँ ये बात समझ आ गई।
यस सर। तो ये समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया इसको। ये बहुत सिंपल हाँ फार्मूले हैं, लेकिन इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं, क्वाइट फ्रिक्वेंटली इस पे क्वेश्चन पूछे आते हैं। कॉपी। हाँ सर, कर लिया। इन फार्मूलों को जाके याद रखना ना, सब एक ही जैसे फार्मूले हैं, बस यहाँ पे फ्यूजन बन गया, यहाँ पे वेपराइजेशन बन गया। चलो नेक्स्ट हम लोग देते हैं एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शन at constant temperature and pressure at constant T। हमको पता है जनरली कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो भी जनरली कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे ही होती है, करेक्ट। तो वहां पे भी हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे देर जानी केमिकल रिएक्शन ए मोल ऑफ ए गैस प्लस बी मोल ऑफ बी गैस गिविंग यू सी मोल ऑफ सी गैस एंड डी मोल ऑफ डी गैस। ओके, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन डेल्टा आर एस मीन्स एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा आर एच अपॉन टी। यहाँ पे डेल्टा आर एच इज नथिंग बट एंथैल्पी चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। ओके, and T is the temperature at which reaction is taking place. Temperature at which reaction takes place. Reaction takes place. ये बात समझ आई? हाँ सर। ओके, ये होगा केमिकल सेम फार्मूला है, तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है हम लोग का। एंट्रोपी का सेम फार्मूला आ गया जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन था। करेक्ट। यस सर। ओके, नेक्स्ट लेट अस से एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल ideal gas expansion and compression। entropy change in reversible ideal gas expansion or compression। entropy change in reversible ideal gas expansion and compression। करेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे सबसे पहले। सो वी नो दैट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ du is equal to dq reversible plus dw। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट लॉ, ये मुझे फर्स्ट लॉ से पता है। अब देखो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी दिस इज du, dq रिवर्सिबल को हम लोग tds लिख सकते हैं कि नहीं, एंड dw को हम लोग माइनस pdv लिख सकते हैं कि नहीं। dq रिवर्सिबल को मैं pds लिख सकता हूँ,
एंड सिंस प्रोसेस रिवर्सिबल है इसलिए डी डब्ल्यू, एक्चुअली डी डब्ल्यू क्या होता है, डी डब्ल्यू नथिंग बट माइनस पी एक्सटर्नल डी वी होता है, लेकिन सिंस प्रोसेस रिवर्सिबल है इसीलिए उसको हम माइनस पी डी वी लिख पा रहे हैं। ठीक है, सिंस द प्रोसेस इज रिवर्सिबल स्पेशली मैं इसको माइनस पी डी वी लिख पा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से देखो टी जी एस क्या आ गया, एंड ऑल्सो वी नो दैट फॉर द आइडियल गैस के लिए डी यू की वैल्यू कितनी होती है, एन सी वी एम जी टी होता है कि नहीं, बोलो बताओ। डी यू की वैल्यू एन सी वी एम जी टी होता है फॉर द आइडियल गैस इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। यहाँ से टी डी एस का वैल्यू कितना आ गया, एन सी वी एम डी टी प्लस पी डी वी। तो यहाँ से फिर डी एस कितना बन गया, देखो डी एस इज नथिंग बट एन सी वी एम डी टी बाई टी प्लस पी बाई टी डी वी, राइट। Now see ds is equal to n cvm dt by t and p by t को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p by t को हम लोग nr by v लिख सकते हैं कि नहीं, nr by v dv by v। ये जनरल फार्मूला बन गया फॉर रिवर्सिबल आइडियल गैस एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, ncvm dt by t प्लस nr dv by v। तो इसको चाहे तो याद रख सकते हैं, इसको याद रखने तो इस जनरल फार्मूले से हम लोग से किसी भी प्रोसेस का पूछेगा हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर द आइडियल गैस आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, किसी भी प्रोसेस का पूछेगा हम लोग इस जनरल फार्मूले से निकाल सकते हैं। एक ही तो फार्मूला आप याद रख लेंगे तो हम लोग बाकी सबका यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो देखते हैं नाउ फर्स्ट केस लेते हैं, इफ CVM is temperature independent, it is temperature independent, CVM का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो कर दो इसको इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू, सिंस CVM टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी प्लस nr तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dv by v। Let us say from t1 to t2 and from v1 to v2, ये क्या बन गया, डेल्टा s इज इक्वल टू n cvm ln of t2 by t1 प्लस nr ln of v2 by v1। यदि ये cvm टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो ये डेल्टा s आ गया। ओके, ये बात समझ आई। हाँ चलो कॉपी कर लो। क्लियर, नाउ शीट। अब ले जैसे प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, इफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल मीन्स T1 इज इक्वल टू T2। आप देख सकते हैं हमारा पहला वाला टर्म जीरो बन जाएगा कि नहीं, T2 T1 सेम है तो जीरो बन जाएगा वो टर्म कि नहीं। हाँ तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या आ गया, nr ln v2 by v1। प्रोसेस आइसोथर्मल है, डेल्टा एस क्या आ गया, nr ln v2 by v1।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेटेस्ट से मुझे ये फार्मूला याद नहीं है, तो क्या मैं आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज नहीं निकाल पाऊंगा क्या? लेटेस्ट से ये सब फार्मूले आपको याद नहीं है, बस आपको इतना ही याद है कि ds इज इक्वल टू d2 रिवर्सिबल बाई t होता है, बस आपको इतना याद है। लेटेस्ट से बस एंट्रोपी का डेफिनेशन याद है, एंड आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज निकालना है। एंड सब लेटेस्ट से ये सब फार्मूले आपको नहीं याद है, ये सब भूल गए आप। ये लेटेस्ट से ये जो फार्मूला निकल के आया भूल गया। तो देखो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको, हम लोग विदाउट फार्मूला याद किए भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए du इक्वल टू dq प्लस dw, ये होता है फर्स्ट लॉ। यदि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो du 0 हो जाएगा, dq प्लस dw बन गया। यहाँ से dq का वैल्यू कितना आ गया, माइनस और dw आ गया कि नहीं, ठीक है। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहाँ से देखो क्या बन गया, dq, तो q इज इक्वल टू बन गया माइनस w। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, माइनस nRT ln ऑफ v2 बाई v1 होता है कि नहीं। हाँ इस वैल्यू को डाल दो यहाँ पे, ds इज इक्वल टू nRT ln v2 बाई v1 अपॉन t, सॉरी डेल्टा हो जाएगा ये, t से t कैंसिल हो गया, क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू nr ln v2 बाई v1 आ गया कि? तो हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे फार्मूला याद नहीं था इसलिए हम नहीं, तो इस तरीके से इसको अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं, करेक्ट। ये कर लिया कॉपी, यस। ये सारे डेरिवेशंस को लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या है, याद नहीं होंगे ना आपको अच्छे से, तो लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये हो गया आइसोथर्मल, इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करता हूँ। डी है प्रोसेस आपका आइसोकोरिक। देखो ये प्रोसेस आइसोकोरिक है तो आपका सेकंड वाला टर्म 0 बन जाएगा कि नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन में जाके देखो, सेकंड टर्म 0 बन जाएगा कि नहीं। दो टर्म थे ना, देखो NCVM ln T2 बाई T1 था, प्लस NR ln V2 बाई V1 था। यदि प्रोसेस आइसोकोरिक मतलब क्या है, V1 इज इक्वल टू V2, तो ये टर्म 0 बन जाएगा कि नहीं। हाँ बढ़ जाएगा। उसी की बात कर रहा हूँ, तो डेल्टा एस आपका क्या आ गया, NCVM ln ऑफ T2 बाई T1। अब अगेन लेटेस्ट से मुझे फार्मूला याद नहीं है, ये सब प्रोसीजर में भूल गया, तो अल्टरनेटिवली कैसे कर सकते हैं, देखो मुझे डेफिनेशन तो पता रखने हैं, ds इज इक्वल टू क्या होता है, dq रिवर्सिबल बाई t। अब यदि आपका प्रोसेस आइसोकोरिक है, मतलब दिस इज dqv एंड आइडियल dqv, आइडियल गैस के लिए dqv की वैल्यू किसके बराबर होती है, सॉरी वन सेकंड, and the process is isochoric, so see your dqv nothing but n cvm dt, correct,
ये NCVM dt होगा कि नहीं? तो यहाँ से QV का बन जाएगा NCVM डेल्टा G बन जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी, चलो इसी को रख देते हैं हम लोग वहाँ पे। dq इक्वल टू क्या आ गया NCVM dt। इसको यहाँ पे रख दो, तो ds इक्वल टू क्या हो गया NCVM dt अपॉन t। कर दो इंटीग्रेट इसको, ये आ गया डेल्टा S इक्वल टू NCVM इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t फ्रॉम t1 टू t2। डेल्टा S क्या आ गया NCVM ln ऑफ t2 बाई t1। ठीक है, तो फार्मूला भूल जाए तो ये सब अल्टरनेट तरीके याद रखना किससे करना ना। समझ आ गया डियर? बिल्कुल। ओके, तो आगे बढ़ू। ओके, तो आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक होगा कि आइसोबारिक बचा है ना। So next process is if the process is isobaric। तो लेकिन आइसोबार से कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ आइसोबारिक, हाँ अभी इसको प्रेशर को इंट्रोड्यूस करूंगा ना, प्रेशर है ही नहीं तो प्रेशर को लाना पड़ेगा ना उस वेरिएबल के टर्म में। ये जबरदस्ती कर हाँ नहीं, जबरदस्ती थोड़ी ना है। NCVM ln of T2 by T1 plus NR ln of V2 by V, sorry yes V2 by V1। अब देखो आइडियल गैस के लिए मुझे पता है T1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू T2 V2 अपॉन T2 होता है कि नहीं। यहाँ से V2 बाई V1 कितना आ गया, V2 बाई V1 आ गया P1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1। अब इसको यहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस करो, डेल्टा एस क्या बन गया NCVM ln of T2 by T1 ln of T2 by T1 and what else plus NR ln of V2 by V1 कितना हो जाएगा P1 by P2 into T2 by T1। okay okay now see what can we do। अब टेम्परेचर वाले टर्म को थोड़ा बाहर कर लो, प्रेशर वाले को अलग कर लो। डेल्टा इज इक्वल टू N CVM ln of T2 by T1 प्लस NR, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln of P1 by P2 प्लस ln of T2 by T1 लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ सर। N CVM ln of T2 by T1 प्लस NR ln of T2 by T1 प्लस NR ln of T1 by P2। अब देखो ये क्या बन गया, यहाँ से हम लोग N
CVM प्लस R ln ऑफ T2 बाई T1, इसको लिख सकते हैं करेक्ट, प्लस NR ln ऑफ T1 बाई T2। अब ये देखो CVM प्लस R क्या बन गया, CPM बन गया, एन CPM ln ऑफ T2 बाई T1 प्लस NR ln ऑफ T1 बाई T2। तो ये आ गया अभी। अब देखो ये प्रोसेस आइसोबारिक है, फिर आइसोबारिक है तो क्या होगा, P1 इज इक्वल टू P2 हो गया, ये तो गायब हो गया सेकंड टर्म, तो डेल्टा एस कितना आ गया, N CPM ln ऑफ T2 बाई T1। तो ये समझ आया, समझ आ गया डियर? कर रहा हूँ कोशिश। कर लो जल्दी से कंप्लीट। ये समझ आ गया? आप सबसे पहले इसको तोड़ के सिलाए Okay. N CVM ln T2 by T1 plus NR ln T2 by T1. This is NR. हाँ इससे मल्टीप्लाई किया ना मैं, हाँ ठीक है। ओके। अब बोलेंगे लेक्चर से यदि मुझे नहीं पता तो ये फार्मूला तो क्या करता, कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए, फिर सब कुछ हो जाएगा। तो देखो अब प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर तो हम लोग dq क्या बन गया, dqp बन गया। dq क्या, dqp क्या होता है, ncp m dt होता है कि नहीं, हाँ तो इसको पुट कर दो वहां पे बस, n cpm dt अपॉन t, तो कर दो इंटीग्रेट, डेल्टा सी इक्वल टू क्या बन गया, n cpm ln ऑफ T2 बाई T1, खत्म। तो फार्मूला याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर? ऐसा नहीं कि फार्मूला नहीं याद है क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। इवन आई मैं तो ऐसे ही करना प्रेफर करता हूँ,
and I recommend to do like this only. There is no need to memorize big formulas. कुछ करना ही नहीं है, एक वन स्टेप केवल लिखना है बस। तो ये सब कहानी मैं कब कर रहा था, जब आपका NCVM या NCPM टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था। सेकेंड केस बनाता हूँ, इफ CVM is temperature dependent। तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? ओरिजिनल इक्वेशन था ds is equal to NCVM dt by t प्लस nr dv by v। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो क्या करेंगे हम लोग? जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको बाहर नहीं ले सकते, और जो भी टेम्परेचर डिपेंडेंस गिवन होगी क्वेश्चन में, उस टेम्परेचर डिपेंडेंस को डाल देंगे यहाँ पे और सॉल्व कर लेंगे बस, और क्या। मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं आपको? हाँ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंस गिवन होगी ना, उसको डाल के सॉल्व कर लेंगे, होता है बस, खत्म। इस तरीके से देयर इज नो डिफिकल्टी इन दैट। क्लियर? यस सर। चलो ये क्लियर हो गया। नाउ लेट्स नेक्स्ट वी विल डिस्कस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो एक्चुअली सेकेंड लॉ में, इन द सेकेंड लॉ we cannot calculate absolute value of entropy. We cannot calculate absolute value of entropy. Only calculation of entropy change is possible. Calculation of entropy change is possible. तो अभी तक हम लोग जितने भी लिखे सब में एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट? बट हम लोग थर्ड लॉ में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Absolute value of entropy ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट पहले लिख लो। द एंट्रोपी ऑफ प्योर perfect crystalline solid, the entropy of pure perfect crystalline solid at 0 Kelvin is 0. The entropy of pure perfect crystalline solid is at 0 Kelvin is 0. क्लियर? अब इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग किसी भी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। लेट्स से X सॉलिड है, दिस इज एट 0 केल्विन, उससे हम बना रहे हैं X सॉलिड एट लेट्स से T केल्विन। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग डी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी एस इज इक्वल टू नथिंग बट डी क्यू बाई टी। यहाँ से डी एस क्या आ गया, डी क्यू की वैल्यू क्या होती है, सी डी टी होती है कि नहीं, सी डी टी बाई टी। नाउ इस x का जो हीट कैपेसिटी होगा वो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, इस सब्सटेंस x का जो हीट कैपेसिटी होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो उसको एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे c इज इक्वल टू क्या है, 80 क्यूब है। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से एक एग्जांपल एज्यूम कर लिया, आपको क्वेश्चन में जो भी c की वैल्यू गिवन होगी उसको यूज करेंगे हम लोग। तो डी एस इज इक्वल टू क्या बन गया, जैसे 80 क्यूब डी टी अपॉन टी, ये एक टी कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, डी एस इज इक्वल टू 80 स्क्वायर डी टी। आप कर दो इसको इंटीग्रेट, जैसे ये है 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे एस की वैल्यू 0 होती है, जैसे टेम्परेचर टी पे इसकी वैल्यू है एस टी, टेम्परेचर 0 से टी, तो ये बन गया एस टी माइनस 0 इज इक्वल टू ए टी क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू टी। यहाँ से एस टी की वैल्यू कितनी आ गई, ए टी क्यूब बाई 3। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर टी पे हम लोग इस सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी को कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है 0 केल्विन पे वैल्यू 0 होती है, वो कहाँ से पता है, वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता है, करेक्ट। ये बात समझ आई कि नहीं। हाँ ठीक, कॉपी कर लो इसको। सर, वो ओके और टीके क्या है, व्हाट हैपन, ओके और टीके, 80 और नहीं ओके और टीके। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं। Okay, this is 0 Kelvin and T Kelvin. And this is ds is equal to dq reversible by T. Definition entropy का. ठीक है सर। 0 Kelvin and this is T Kelvin. And I want to calculate entropy change for this process. So ds is equal to dq by T. And dq is equal to nothing but C dt. C is the heat capacity of this substance X. And C का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, यहाँ पे मैं एज्यूम कर लिया जैसे C is equal to 80 क्यूब है, करेक्ट। यस सर। डन, हो गया भाई। हाँ हो गया सर। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, जैसे X सॉलिड है, X सॉलिड से X लिक्विड बन रहा है और X लिक्विड से X गैस बन रहा है। यहाँ पहले जैसे इसका 1 मोल ले रहा हूं मैं 0 केल्विन पे, 1 मोल एट 0 केल्विन एंड 1 atm पे। अब देखो इस पूरी प्रोसेस का मैं एंट्रोपी चेंज लिखने जा रहा हूँ। तो देखो पहले क्या हो रहा है, यदि मैं X सॉलिड से X लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले देखो क्या होगा, मुझे इसके टेम्परेचर को रेज करके, इसके मेल्टिंग पॉइंट तक लेके आना होगा, करेक्ट। तो जब मेल्टिंग पॉइंट पे लेके आऊंगा तभी तो मेल्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी कि नहीं।
तो टेम्परेचर को रेज करके मेल्टिंग पॉइंट पे लाने के लिए कितना एंट्रोपी चेंज होगा, Cm dt/T, where Cm is nothing but it is the molar heat capacity dt/T। तो ये हमारे इस स्टेप का एंट्रोपी चेंज हुआ, x सॉलिड से 0 केल्विन से x सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, T मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाने में जो एंट्रोपी चेंज हुआ, करेक्ट, दैट इज दिस, करेक्ट। अब एक बार मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया, फिर मेल्टिंग पॉइंट पे आने के बाद x सॉलिड से x लिक्विड में कन्वर्ट होने में जो एंट्रोपी चेंज होगा दैट विल बी नथिंग बट डेल्टा H फ्यूजन अपॉन T मेल्टिंग पॉइंट, लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, x सॉलिड से x लिक्विड, लेकिन अभी भी टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ही रहेगा, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन टेम्परेचर चेंज होता नहीं। अब यदि मुझे इसको गैस में कन्वर्ट करना है तो पहले इसके टेम्परेचर को रेज करके मुझे बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना होगा, ठीक है। LHS से x लिक्विड का जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है, LHS से T मेल्टिंग पॉइंट से T बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना है, एंड हीट कैपेसिटी ऑफ x लिक्विड LHS से Cm x लिक्विड dt/T, करेक्ट। ये बात समझ आई कि नहीं? नो सर, ये नहीं आया समझ। दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ x लिक्विड, मैंने एज्यूम कर रखा है। तो यहाँ पे x लिक्विड से मैं x लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बस टेम्परेचर रेज कर रहा हूँ। LHS से x लिक्विड का जो हीट कैपेसिटी है दैट इज Cm x लिक्विड, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, लिख सकते हैं। अब एक बार बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, फिर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद x गैस में कन्वर्ट होने में जो एंट्रोपी चेंज होगा दैट विल बी नथिंग बट डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन T बॉइलिंग पॉइंट, कर। यस सर। अब ये बॉयल हो गया, लेकिन अभी टेम्परेचर का होगा बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ही होगा। इसको टेम्परेचर T तक ले जाने के लिए जो एंट्रोपी चेंज होगा उस प्रोसेस में दैट इज T बॉइलिंग पॉइंट, तो T इज नथिंग बट Cm हीट कैपेसिटी ऑफ x गैस dt/T, करेक्ट। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया x सॉलिड से जब x गैस टेम्परेचर T पे बनता है। ये सब वैल्यूज आपको एग्जाम में दी गिवन होंगी, उनको पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। डन, नो सर। कॉपी करेंगे। सर यस प्लीज टेल। ये इसके एकदम लास्ट वाला जो टर्म है ना, यस, हाँ, उसमें इंटीग्रेट में जो ऊपर वाला जो टी है, मतलब वो कौन सा टी है? वो कोई बॉइलिंग पॉइंट से कोई भी ऊपर वाला चीज, जैसे मैं गैस को हीट कर रहा हूँ, करेक्ट।
हाँ दैट इज एनी टेम्परेचर व्हिच इज अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। मतलब मैंने पूरा पूरा वी कैन से हम लोग पूरा एरिया को कवर कर लिए, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता। अच्छा ओके। हाँ इसको हम लोग थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें। जैसे ये एंट्रोपी है, ये आपका टेम्परेचर। तो बिगिनिंग में टेम्परेचर हम रेज कर रहे हैं, एक बार रेज करते करते जब आ गया ये मेल्टिंग पॉइंट पे, तो मेल्टिंग पॉइंट पे आप टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेकिन एंट्रोपी बढ़ेगा कर, जब तक कि वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। और एक बार लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर टेम्परेचर रेज करके उसको लेके जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट पे। ये टी बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद फिर से कांस्टेंट रहेगा जब तक कि पूरा बॉयल हो नहीं जाएगा। और फिर से हम लोग उसके टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं। बात समझ आई? तो ये आपका मेल्टिंग वाला प्रोसेस है, ये आपका बॉइलिंग वाला प्रोसेस है, और वेपराइजेशन वाला प्रोसेस है। ओके। यहाँ पे आपका एक सॉलिड है पूरे रास्ते पे, यहाँ पे पूरे रास्ते पे एक लिक्विड है, और यहाँ पे पूरे रास्ते पे एक गैस है, ये लाइन। एंड दिस area is representing the process of melting, this is representing the process of vaporization. किस पॉइंट चीज के लिए? बॉइलिंग वाला वेपराइजेशन। हाँ, उसको उसको वेपराइजेशन ही तो बोलते हैं। ओके, सो आज हम लोग यहीं पे अपने डिस्कशन को स्टॉप करेंगे।